बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग आज एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं और जो आपने देखा है कि कल ये जो शहादतें हुई हैं कश्मीर के अंदर, उसके हवाले से जो है आज हमारा प्रोग्राम होगा। हमें जो है कुछ लोग शायद आज़ाद कश्मीर से कुछ लोग जॉइन करेंगे और कुछ लोग हमें वैली से भी जॉइन करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि जो आज आप लोग सवाल रखेंगे, हम उन सवालों के भी जवाब जो है अपने मेहमान जो हमारे होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूछ सकें। कश्मीर का मसला सब जानते हैं कि जो हमारा स्टेट का मसला है पूरा, ये पिछले 70 साल से चला आ रहा है, 1947 के बाद से अब तक। और अगर हम देखें इस मसले का हल तो दूर, ये मसला जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिगड़ता और पेचीदा होता जा रहा है। और स्पेशली जो इंसानी हुकूक की अगर हम बात करें तो इंसानी हुकूक का जो वायलेशन हो रही है वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे कि एक 18 महीने की बच्ची तक वहाँ पर सेफ नहीं है, उसको घर में घुस के जो है पैलेट्स से मारा जाता है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, जब यहाँ तक कि आज मैंने एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री भी लगाई है जहाँ पे इंडिया के खुद अपने लोग जो है इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी वहां पर महफूज नहीं है। तो ये हमारी आर्मी जो है किस चीज को सेलिब्रेट कर रही है, किस चीज का जश्न जो है वो मना रही है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन मैं जो स्टेट के बाकी हिस्से हैं जैसे जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, कारगिल हो गया, जो पाकिस्तान से निजाम इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, तो अगर हम वहां पे देखें तो मुझे लगता है कि तहरीक कहीं सिमट कर जो है वो रह गई है और ये होली सोली जो है वादी की हद तक जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने में आ रही है। बाकी इलाकों को क्या आजादी नहीं चाहिए, या बाकी इलाके जो हैं वो आजादी नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है वैली की ही तहरीक है। तो इसके ऊपर जो है आज हम अपने मेहमानों से जो है वो बात करेंगे। और मुझे नहीं पता कि इसका क्या हल निकल सकता है, लेकिन मैं अपनी जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं इमरान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगी कि इमरान खान साहब, आप इंतजार कर रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद जो वहां पर हालात बनेंगे, उस हालात के बाद जो है कौन जीतता है, कौन सामने आता है, तो उसके बाद जो है आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। जहां तक मेरा इंटरेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो अपनी जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो अगर कहीं पीछे है तो वो उसका मलबा भी हम कश्मीरियों के खाते में डालते हैं। आजाद कश्मीर लेवल पे कुछ होता है तो वो हम लोगों को ब्लेम किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हिंदुस्तान जो है कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादत नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन का जो है मिशन बुलाए और वहां पे फेयर रेफरेंडम, जो कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के साथ वादा किया गया था, उसको जो है वहां पे आप एक फेयर रेफरेंडम जो है यूनाइटेड नेशंस की रोशनी उनके जो है उनके सामने आप करवाएं। और एटलीस्ट वो आप लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं, एटलीस्ट एक हिस्से को जो है उनका हक जो है वो मिल जाएगा। बाकी रह गई वैली की बात, वैली अपनी जो है एग्जिस्टेंस की, अपनी रेजिस्टेंस की उनकी मूवमेंट चल रही है और वो चलती रहेगी। आई डोंट नो कब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो जागेगी, कब उनको
उस तकलीफ का एहसास होगा कि कश्मीरी लोग कितना सफर कर रहे हैं। तो मैं इमरान खान साहब से एटलीस्ट गुजारिश करूंगी कि आप जो है, जिस तरह आप देखिए इंग्लैंड में उनके साथ आयरलैंड किस तरह रह रहा है, तो आप उस तरह की एक स्टेट जो है वहां पर आप वजूद में ला सकते हैं। लेकिन ये जो आप जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नाराजगी हमसे सिर्फ यही है कि हमारे सूबा बनने की राह में सिर्फ कश्मीर रुकावट है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भाई हैं वो हमसे मुतनफर ना हो, हमारे जो अपने लोग हैं वो हमसे मुतनफर ना हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ना ही जो है जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन महाराजा एंड हिंदुस्तान, या जो उस टाइम के हालात थे, वो मेरे पैदा करदा नहीं है, वो आपके पैदा करदा नहीं है, वो हमारे आबाओ अजदाद के पैदा करदा नहीं है। वो एक मखसूस तबका था जिसने ये सारे एग्रीमेंट्स और ये सारी जो चीजें हैं वो की हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो अगर जो सफरिंग है, अगर एक हिस्से की कम नहीं हो रही, तो कम से कम जो गिलगित बल्तिस्तान और जो आजाद कश्मीर का इलाका है उनको अपना फैसला करने का हक दिया जाए, या आप उनको जिस तरह से स्कॉटलैंड की एक स्टेट जो है वो इंग्लैंड के साथ है, अगर आप उनको उस तरह से उनकी एक खुद मुख्तार उनको गवर्नमेंट आप देते हैं, तो एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। और इस तरह से इंडिया के ऊपर जो है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा कि वो वहां पर जो है रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट करवाए। और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पहल करेगी तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब, आप या आपकी गवर्नमेंट सच में जो है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको जो है कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंसानी जानों का जिया हो रहा है और जिस तरह से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। ऑन द डेली बेसिस हम लोग लाशें उठाते हैं, अपने प्यारों के जनाजे उठाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो महफूज नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जो बाकी इलाके हैं वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैली को जो है बिना किसी कसूर के जो है वो हमेशा ब्लेम कर रहे होते हैं। और जहां मेरी बात हुई गिलगित बल्तिस्तान के, एक हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का जहां पे उन लोगों के नजरिया सुनने का मौका मिला, तो वो एक खत को जो है बेस बनाते हैं, जो कि यासीन मलिक साहब ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब, उनको लिखा था कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रोविंस नहीं बनाएं। और वो बात कहीं पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है इसको अपना सूबा डिक्लेयर करता है गिलगित बल्तिस्तान को, तो फिर इंडिया आर्टिकल 35A को हटाता है, और जो हमारी तकसीम है वो एक जो है परमानेंट तकसीम जो है वो बन जाती है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो है हमारे लिए ऑलरेडी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और हमारी आपसी रंजिशें जो है मेरे ख्याल से कहीं इन चीजों को जो है और ज्यादा जो है वो हवा देती हैं। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनका राइट मिलता है तो हम बहुत खुश रहे, हमें खुशी होगी, वो हमारे अपने लोग हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो सफर करें, आजाद कश्मीर सफर करें। आजाद कश्मीर में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आप उनको रिजॉल्व करें, वहां पर एजुकेशन के सिस्टम को बेटर करें, वहां पर हेल्थ के सिस्टम में बहुत ज्यादा खराबियां हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। उन चीजों के ऊपर जो है आप फोकस करें, और जिस तरह जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वो करती रही हैं, उन लोगों को उनके हक से महरूम रखा जाता है। उन जो गवर्नमेंट है उसके पास उस तरह से फुल फ्लेज्ड राइट्स नहीं है कि वो जो है अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सके। तो उनको जो है आप पूरे जो है राइट्स दें, ताकि वो जो है अपने राइट्स का जो है सही इस्तेमाल करें, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एटलीस्ट उनके पास एक मैसेज जाए कि नहीं, मसला कश्मीर को जो है वो जो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, अगर सही जो है इंसान की नीयत होगी, अगर दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की नीयत होगी। एक हमारे भाई यहाँ पे लिख रहे हैं कि पहले मौलाना फजल रहमान साहब थे तो वो बहुत आवाज उठाते थे। मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार से कौन वाकिफ नहीं है, और वो कितनी आवाज उठाते थे। सब के सब लोग जो हैं वो इस बात से जो है वो आशना है, सब जानते हैं। तो हमारे साथ हमेशा से ही भद्दा मजाक किया जाता रहा है, तो अभी भी हो रहा है। हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहम्मद अशरफ साहब ने, और
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अशरफ साहब जो हैं एक सर्जन हैं और इनका ताल्लुक वैली से है। और डॉक्टर साहब आप बाकी सारी चीजों को अगर हम साइड पे छोड़ के, ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इससे पहले अगर आप देखें शोपियां में 17 लोगों की शहादत होती है, कल 11 लोग शहीद होते हैं। तो आप ये कब तक ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा? कब तक जो है ये खून की होली खेली जाती? क्या एक प्री प्लान जेनोसाइड है, या आप समझते हैं कि ये जो है हमारी तरफ से कुछ गलत हो रहा है? ये सब वहां पे आप क्योंकि वैली में मौजूद हैं, आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से जो है रोशनी डाल सकते हैं। मैडम, मैं तो पहले थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा जो है लाउड। आपका काफी शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे लाइव ले लिया। हालांकि हम समझते हैं कि मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं, पहले मैं क्लियर कर लूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ कश्मीर हिस्ट्री पे, और एक किताब मैंने लिखी है कश्मीर की तहरीक पे। वो जो है 2-4 चैप्टर्स पे है जो कश्मीर हिस्ट्री के है, और ये थोड़ा सा मेरा छोटा मोटा ये प्रीफेस इंट्रोडक्शन है। वैली से हूँ। और आपका जो सवाल है, मैं पहले उसे विल बी थैंकफुल कि अगर आप मुझे थोड़ा सा तमहीदन 1-2 मिनट दे दे। आई विल बी थैंकफुल टू यू। जी जी श्योर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप मैं आई डोंट वांट टू लेमेंट और मोर्न ऑन दिस थिंग कि कितने मरे। आई एम फेड अप विद दिस थिंग, दीस आर स्टोरीज फॉर मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती कितने मरे, कितने और मरेंगे, मगर मैं आप इसका जवाब आपको काफी सरप्राइज लगेगा ये। मगर आप थोड़ा सा सब्र करें ताकि मैं आपको ये समझाऊं कि मैं क्यों नहीं काफी मोर्न कर रहा हूँ इस बात के लिए। तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आप जानती हो कि विद इन दैट फैक्ट कि आपने मुझे बुलाया, इस बात को जान के भी कि हमारे और मेरे और आपके पॉलिटिकल नैरेटिव्स मिलते नहीं है, फिर भी इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर विजन एंड ब्रॉड माइंडनेस की आपने फिर भी मुझे बुलाया ताकि हम दोनों कश्मीरी हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करें, तब जाके हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं इसके बारे में बोलना, पुलवामा के बारे में तमहीदन मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक तजिया निगार हूँ। जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है आज तक, जो मैंने लिखा है आज तक, और मैंने जो दूसरे लोगों से सुना है, उसी के बिना पे मैं बात कर रहा हूँ। ये बात जरूरी नहीं है कि मेरी बात जो है सच होगी, क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज यहाँ पर उठाने वाला हूँ, और होपफुली आप भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके मेरे जो है नरेटिव आप समझने की कोशिश करेंगे, विदाउट आप कोई भी फर्क न रखे या कोई मेरे लिए कोई जनरोसिटी ना रखे। आप मुझे बोले और क्वेश्चन पूछे ताकि मैं यहाँ पर पहुंचूं। और लास्ट बात यही है कि ये जो कुछ भी मैं कहूंगा, ये फैक्चुअल्स मैं आपको दे सकता हूँ कहीं पर भी जब भी आप मांगेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी यही। देखिए, आज हमने पुलवामा का देखा कल, एंड आई वांट टू टेल माय नेशन कि आप और तैयार रहो, और 5-6 दिन में ये कश्मीरी कौम ऐसी है, 5-6 दिन में इसको भी बुला देगी। ठीक है ना? फिर हम दूसरे चीज के लिए आगे बढ़ेंगे, और एक मसाक होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हम मोर्न करते रहेंगे 3 दिन तक, सहूलियत वाले कैलेंडर देते रहेंगे। और ना अभी जो है पीडीपी और एनसी अभी हुकूमत में नहीं है, वो बोलेंगे नहीं नहीं दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। इसी तरह से वो हमें बेवकूफ बनाते जाएंगे, और नेक्स्ट इलेक्शन में हम हमारे 5-6% उनको और चुनेंगे, और दिल्ली उनको फिर सिलेक्ट करेगी, क्योंकि इलेक्शन तो होता नहीं है। दिल्ली उनको और सिलेक्ट करेगी, और इस तरह से वापस यही जेनोसाइड्स होते रहेंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। व्हाट आई एम वरीड कि मेरी कौम इतना सानिया देख के भी कुछ कर नहीं पाती है, कुछ सोच नहीं पाती है।
वो इस चीज को ना बुला देती है कुछ दिनों में। मैं आपको बता दूं, मेरा कुछ मसला दूसरा है। मैं यहाँ पर पुलवामा के बारे में बोलना नहीं चाहता। पुलवामा और एक पुलवामा होगा 5-10 दिनों में, आप क्या कर सकती है इसका? आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्डेम करेंगी, फिर उससे क्या होगा? हमारी ये स्ट्रेटेजी अब काफी इंपॉर्टेंट है। वी कांट अफोर्ड टू मेक आवर यूथ कैनन फॉडर टू ऑक्यूपेशन। You're not getting my point. We have already lost more than 7 lakh youth to this conflict from 1947 till now. From 1989 we have lost 1 lakh youth. हमारी जो जो है जो अपने आप को ये हमारे जो नुमाइंदे समझते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ किया। हमने 6 महीना हड़ताल किए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं हड़ताल में था, फिर भी हमें चाय के लिए दूध नहीं मिलता था। आपको पता होगा, चाय के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। हमारे लीडर्स का भी काम है। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं। दरअसल देखिए, जब एक, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको कुछ सवाल पूछना है यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जहां पे आपने बात की कि मेरा आपके साथ नजरियाती इख्तिलाफ है, तो वो घर, हाँ, तो पॉलिटिकल हो सकते हैं हमारे डिफरेंसेस, लेकिन मैंने आपकी बात को, आप जब भी हमारा कभी भी ओपन डिस्कशन हुई है, तो मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है आपकी बात को। हमारी हमारी कौम में 3-4 तरह के जो है नैरेटिव्स हैं, तो हमें साथ चलना है, क्योंकि ये किसी एक नजरिए का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। तो हमें आदत डालनी होगी एक दूसरे को सुनने की, अकोमोडेट करने की। बात की कि हमारा यहाँ पे मसला आ रहा है कि हमारे हम ऑलरेडी 7 लाख से अबव जो है हमारा यूथ जो है, हम इसमें खो चुके हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल आई एग्री। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारा नुकसान हो रहा है। वो अगर आर्मी में कोई, अगर आपने देखा हो कि मरा हो, तब वो भी कश्मीरी होता है। वो अगर आप देखते हैं पुलिस में कोई जवान जा रहा होता है, तब वो भी कश्मीरी होता है। वो अगर आप देखें किसी मुखबिर की शक्ल में, तो वो भी कश्मीरी, मुजाहिद की शक्ल में वो भी कश्मीरी, सिविलियन वो भी कश्मीरी। तो हमें सोचना होगा कि अगर चारों तरफ से हमें ही नुकसान हो रहा है, कहीं हमारी पॉलिसी गलत तो नहीं। हाँ, यस, हमारी पॉलिसी गलत है, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए? देखिए, मैंने इस पे लिखा भी है। अगर आप मुझे तकरीबन 15 मिनट का टाइम दे, अगर आपके पास होगा, इन बिटवीन आप मुझे सवाल पूछिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, क्योंकि हमारी जो तकलीफ है ना, इसकी रेमेडी जो है हमारी हिस्ट्री में है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जो हमारी मुसीबतें हैं, इसकी रेमेडी जो है, इसका इलाज जो है, वो हमारी हिस्ट्री में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मैं समझता हूं इस वक्त, पहले मैं तमहीद बांध लूं, मुकदमा बांध लूं कि हमें इस वक्त, हमारे कौम को, ये मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, इसमें मुझे ना मुखबिर कहना है ना कुछ और कहना है। हमारे कौम, मेरा मुकदमा ये है कि हमारे कौम को अब इस डेमोक्रेटिक एज में डेमोक्रेटिकली लड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरा यही मुकदमा है। अब इस मुकदमे को मैं आपके सामने तफसीलन पेश करूंगा कि मैंने अगर ये मुकदमा बांधा है, हमें डेमोक्रेटिकली लड़ना चाहिए, हमें ये मिलिटेंसी छोड़ देनी चाहिए, हमें ये एक्सट्रीमिज्म छोड़ देना चाहिए, हमें ये इमोशनल एक्सट्रीमिज्म छोड़ देना चाहिए। ये मैं, तो इसकी वजह क्या है आपके सामने, मैं ये आपके सामने पेश करता हूँ तारीख के पस मंजर में। देखिए, हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है पूरे जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान लेके कश्मीर, हम पहले तो ये इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? हमारी वैली, चनाब और पीर पंचाल और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसको कश्मीर कहते हैं। टोटली इसको कश्मीर कहते हैं। बहरहाल, हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है मैडम, मैं आपके 10 to 15 मिनट लूंगा, फिर आप मुझे इन बिटवीन भी सवाल पूछ लीजिए ताकि मेरा मौजू क्लियर हो जाए। जी, आप नोट करते रहिए। हमारी जो तारीख है ना, जो हमारी तारीख आजादी है, ये आज से नहीं है, ये 1870, पहली बार जब 1870 में एक आदमी था जो हमारा तारीख नवाज भी था, उनका नाम था गुलाम हसन कोहिहामी। वो पहली बार जो है 1870, उससे पहले भी बहुत सारी तारीखें उठी, मतलब इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, हमारी आजादी कश्मीर के खिलाफ, मुल्क कश्मीर के खिलाफ। मगर 1870 में गुलाम हसन कोहिहामी, जो आपके यहाँ कुपवारा के नजदीक में पड़ता है, बांडीपुरा, आप तो जानती होंगी, शायद आपके रिलेटिव्स भी वहां पर होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था,
होपफुली यू आर ऑन। जी जी जी, पता नहीं मैम कहाँ चली गई। नहीं ये इसमें शायद सिग्नल्स का कुछ इशू था जी। 1870 में मैं ले रहा हूँ आपको, 1870 में पहली बार वो रेजोल्यूशन पास कराते हैं प्रजा सभा में, क्योंकि वहां पर प्रजा सभा क्या, जिस तरह की असेंबली यानी कि कोर्ट में, डोगरास के कोर्ट में, कि हमें जो है हम पे मुसीबतें हो रही है, हम पे मुसीबतें हो रही है। तो ये पहला रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कश्मीर की तरफ से, पहला रेबेलियन किसके खिलाफ, ऑक्यूपेशन के खिलाफ, 1870 के खिलाफ। तो ये गुलाम हसन कोहिहामी जो है ये तारीख हसन के ऑथर है, तारीख हसन के ऑथर है। तो ये हो गए हमारे असलाफ, पहले असलाफ जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने इस कश्मीर की तारीख को पॉलिटिकल समझा। नंबर टू, जब आ जाते हैं हम 1880s में, मैंने आपको 1870 का कहा, 1880s की तरफ आ जाते हैं, 1890s की तरफ आ जाते हैं। हमारे यहाँ के कश्मीर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो उस वक्त सियालकोट में थे, क्योंकि पंडितों की वजह से, पंडित जो इलाइट ग्रुप था पंडितों का, उनकी वो बहुत हमें मुसीबतों में डालते थे। लाइक उस वक्त 1870s में वजीर पानू एक मिनिस्टर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे डोगरास के। उसने तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को खत्म कर दिया, स्टार्व कर दिया। उसमें इस तरह से हालात थे, और कुछ कश्मीरी लोग चले गए, माइग्रेट करते लगे। ये कश्मीरी पंडित जो बेचारे माइग्रेट 80s में किए 3.5 लाख ने, मगर हमारी माइग्रेशन जो है पहले से है, 1870 से। तो ये अब आप मुझे फॉलो कर पा रही है मैडम? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। अब 1880s और 90s के बीच में यही एक सूफी बुजुर्ग वहां पर है, जिनका नाम मियाँ करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मियाँ करीम बख्श भी एक तारीख उठाते हैं, वो बोलते हैं कि हम भी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात बनाएंगे जो कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बात करे, हम डोगराओं के खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही चीज उठा दी कि कश्मीर इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकली इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी वहां पर, जिसका नाम रखा इन्होंने कश्मीर नौजवान ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से। अच्छा, इसी 1890s में सियालकोट में अलामा इकबाल, तीसरे नंबर हमारे असलाफ जो है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो सोईबुक से उनके पेरेंट्स थे, तो फिर वो सियालकोट चले गए। वहीं पर अकॉर्डिंग टू जावेद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जावेद इकबाल अलामा इकबाल के बेटे हैं, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है अलामा इकबाल। वो उधर लिखते हैं कि पहली बार अलामा इकबाल को इंट्रोड्यूस कराने वाला कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में कौन था, वो यही मियाँ करीम बख्श था। मियाँ करीम बख्श उनसे मिले, उनको कहा देखो आपका देश है असल में कश्मीर, तो उनके बारे में उनका जुल्म भी देखो, डोगरास कैसे उन पे मुसीबतें डाल रहे हैं, कैसे उनको स्टार्व कर रहे हैं डोगरास। क्योंकि मैं डोगरास को, और ये असल में छोड़िए इस बात को, तो इस तरह से ये हमारे तीसरे असलाफ हो गए, तीसरा असलाफ इंट्रोड्यूस हो गया। तो 1918 में अलामा इकबाल श्रीनगर आ जाते हैं, और वो वहां पर एक केस के सिलसिले में वो वहां पर मुसीबतें देखते हैं, मुसीबतें। तो इस 1918 और 20 के बीच में वो एक कमेटी खोलते हैं, वो खोलते हैं कश्मीर ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी का आइडिया देते हैं। तो ये तीसरे असलाफ है हमारे ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी जिन्होंने दी। उन्होंने भी, अलामा इकबाल ने भी इसको जो है, तो ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी क्या करती थी, एकेडमिकली वो ऑर्गेनाइज करती थी प्रोटेस्ट्स और सेमिनार्स पूरे इंडिया में। हालांकि उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी, आपको ताजुब होगा, उसको ऑफिस श्रीनगर में नहीं था बल्कि शिमला में था, शिमला में था। तो उन्होंने वहां पर मुसलमानों, पंजाबी मुसलमानों को भी बुलाया, और वो इंट्रोड्यूस कराते थे कि कश्मीर में किस तरह से जुल्म होता है। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब है, तीसरे जो है हमारे असलाफ अलामा इकबाल, आप लिख रही है ना? देखिए मैं एक तो क्योंकि लोग जो वो कह रहे हैं कि ये एक तो हम बहुत ज्यादा डिटेल हिस्ट्री में, क्योंकि नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपको 10 to 15 मिनट्स मांगे मेरा पॉइंट करने के लिए। मेरा पॉइंट जो है, मेरा मुकदमा मैंने जो बांधा था, इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी यू हैव टू फाइट डेमोक्रेटिकली, यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप मुझे सब्र से मुझे और 5 मिनट दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। तो ये अलामा इकबाल रहीमुल्लाह की ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी, देखिए ये जो है लोग
और लोगों आपने कहा कि आप मुझे टाइम देंगे, आप मुझे टाइम दे दीजिए। इफ यू फाइंड इट कि मैं अच्छा नहीं, मेरा नैरेटिव ठीक आप नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन क्योंकि की आवाज बात, बहुत नॉलेज की बात नहीं है। पैन इस्लामिस्ट चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर निकालें और मरवाए ऑक्यूपेशनल फोर्सेस से, वो मैं नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब है, ये चौथे असलाफ है हमारे अल्लामा इकबाल, जिन्होंने ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी खोली और उन्होंने पॉलिटिकल मसला इसको समझा और पॉलिटिकल इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद पांचवे हमारे असलाफ है मीर वाइज गुलाम रसूल शाह साहब। गुलाम रसूल शाह साहब, उन्होंने भी इसको पॉलिटिकली समझा कि ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। उसके बाद है सातवें असलाफ हमारे मौलवी यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह। मौलवी यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह 1924 में देवबंद से फारिग होके आए। उन्होंने कहा कि हमें इज्तिमाई तरीके से कोई ना कोई काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद चौधरी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जो थे जम्मू के हमारे गुजर लीडर, तो उन्होंने आके श्रीनगर में बैठ के उन्होंने एक तजवीज की। उन्होंने तजवीज कहा कि बनस्बत कि हम अलग अलग बैठे, हम इज्तिमाई तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। आप समझ लीजिए बात को। गिव मी मोर 5 मिनट्स, आई विल कंप्लीट माई इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद आप सवाल भी कीजिए क्या हो सकता है इसके बारे में। उन्होंने क्या किया, मौलवी चौधरी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने मीर वाइज साहब को लाया, उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को लाया, बख्शी गुलाम अहमद साहब को लाया, और एक एकेडमिकली उन्होंने एक वहां पर कश्मीर में फतेह कदल में उन दिनों रीडिंग रूम पार्टी चल रही थी, जिनके अनवर अशाई के वालिद साहब अमल अशाई हुआ करते थे। उन्होंने उनको भी बुलाया। उन्होंने एक तजवीज की, कहा कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। इस तरह से पॉलिटिकली इन असलाफ ने पॉलिटिकली इस कश्मीर डिस्प्यूट को पॉलिटिकल इशू समझा और इन्होंने एक मुनज़्ज़म एक तहरीक स्टार्ट की, जो 1931 में स्टार्ट हो गई, 1932 में स्टार्ट हो गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ गई आगे। 1932 में जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो मीर वाइज यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह इलेक्शन में आते हैं। आप समझ रहे ना, मीरवाइज मुस्लिम शाह रहमतुल्लाह अलैह इलेक्शन में आ जाते हो गए पहले। उसके बाद शेख अब्दुल्ला आ जाते हो गए दूसरे। उसके बाद गुलाम अहमद अशाई साहब भी आ जाते हैं, हुए 3। उसके बाद जीएम बख्शी भी आ जाते हो गए 4। उसके बाद आप देख लीजिए, आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चाहिए, क्योंकि ये 1939 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज हो जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मुझे और 3 मिनट दे दीजिए। उसके बाद जो ये 1947 की तरफ आ जाती है, तो मीर वाइज साहब अपनी अलग एक तंजीम निकालते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। उसका नाम था आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो वो डोगरास के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैं मीर वाइज यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। ये छोटे आदमी नहीं है। अगर आज भी आप कश्मीर में कहेंगे मीर वाइज यूसुफ कौन है, आपको समझ आएगा कि ये कितने बड़े लीडर है। वो मुनाफिक नहीं था, वो समझता था कि ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। और उसके बाद आगे जाइए, उन्होंने अब रेजोल्यूशन कायम किया कि देखिए हम इसका फैसला खुद करेंगे। उसके आगे जाइए, 1965 में जब हमारे यहाँ आजाद कश्मीर में, जिसको हम कहते हैं आजाद कश्मीर, वहां पर शूरा बैठती है। वो कहती है कश्मीर को पॉलिटिकली हल किया जाए कि गन से हल किया जाए। शूरा में यही उठता है कि नहीं जी, हम इसको पॉलिटिकल डिस्प्यूट मानते हैं और बाय इलेक्शन, बाय डेमोक्रेटिकली इसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, मेरा मुकदमा था कि हमारी कौम को डेमोक्रेटिकली आगे आना पड़ेगा, बाय इलेक्शंस आना पड़ेगा, और मैं उसी का मुकदमा प्रूव कर रहा हूं यहाँ पर। उसमें मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं यहाँ तक आपकी बात कि आप समझते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक वे जो कि, लेकिन जब उसी डेमोक्रेसी की धज्जियां इंडिया खुद उड़ाता है। लास्ट के 3 पॉइंट्स, फिर मुझे आप सवाल पूछिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स। उसमें 2 आदमी उठते हैं, जिसका नाम है मकबूल भट्ट साहब रहमतुल्लाह अलैह और अमानुल्लाह खान और मेजर फारूक। वो इस शूरा के खिलाफ उठते हैं। आप सब्र कीजिए, मैं आप वहीं पर आ रहा हूं। अगर मेरा कुछ मुकदमा गलत है मुझे समझा दीजिए। इसी के खिलाफ उठते हैं वो, और वो कहते हैं देखिए हम शाओ गुरेरो से, कम्युनिस्ट तहरीक से काफी ये है इंस्पायर है। खाली कम्युनिस्ट तहरीक जो है ये एक्सट्रीमिस्ट तहरीक, हम उन्होंने इज्तिहाद किया।
मगर वो शूरा के खिलाफ था इज्तिहाद, मकबूल भट्ट रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि एक स्कॉलर जब इज्तिहाद करता है अल्लाह उसको गलती पे भी ठीक एक जायज देता है, तो हम मकबूल भट्ट को गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनको प्रेशराइज किया गया था। तो बहरहाल वो शूरा के खिलाफ गए और 1965 में उन्होंने एक अलग NLF बनाई, नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाई, और वो सब आ गए। बहरहाल उससे पहली बार इंडिया को या हमारी ऑक्यूपेशनल रिजीम को ये जस्टिफाई करने का काफी फायदा मिला कि देखिए ये तहरीक पॉलिटिकल नहीं है, ये गन की तहरीक है, उसमें फायदा भी मिला ऑक्यूपेशन को। उससे आगे थोड़ा सा जाइए, अब आप आगे जाइए थोड़ा सा, फिर पेशावर में यही मकबूल भट्ट रहमतुल्लाह अलैह अपनी गलती समझ के, एक्सट्रीमिस्ट गलती जो उन्होंने उठाई थी, वही फिर डेमोक्रेटिक सेटअप में आ जाते हैं, फिर वो पेशावर में इलेक्शन लड़ते हैं। आगे जाइए थोड़ा सा, 1987 में MUF उठती है, गिलानी साहब उसके नुमाइंदे हैं, और उससे पहले मीरवाइज फारूक रहमतुल्लाह अलैह। मीरवाइज फारूक, अगर आपको पता होगा, उनके 2 जनता दल के साथ उनका ये था, डबल अकॉर्ड था फारूक साहब के साथ, डबल अकॉर्ड, वो भी इसको पॉलिटिकल समझते, पॉलिटिकल डिस्प्यूट समझते थे। गिलानी साहब भी 1987 में यूसुफ साहब जो है, सलाउद्दीन जो अपने आप को कहते हैं, वो भी 87 में, उन सब ने, यासीन मलिक और गिलानी साहब, ये सब, बस खत्म कर रहा हूं मैं, अब सब इन्होंने जब इज्तिहाद उठाया कि हम जो है इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करेंगे। अब मुझे बता दीजिए, खुदा के लिए अगर उन्होंने इज्तिहाद उठाया, क्या उनको अल्लाह ने कहा था? कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनको अल्लाह ने कहा था कि उन्होंने खुद ये इज्तिहाद उठाया था? बोलिए, उन्होंने इज्तिहाद उठाया था। वो गलत था, वो ठीक था, वो अलग बात है, उन्होंने इज्तिहाद उठाया था। अब इस डेमोक्रेटिक एज में मुझे बताइए किस तरह से आप जो है पूरी अब ये मेरा खत्म हो गया कि हमारे असलाफ ने इसको पॉलिटिकल डिस्प्यूट समझा। क्या यहाँ पे मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपकी नजर में डेमोक्रेटिक वे क्या है? क्या कश्मीरी रेबल्स को जो है, जब भी डायलॉग हुआ बिटवीन इंडिया या पाकिस्तान या जो हमारी लीडरशिप है, क्या उन्होंने कभी जो हमारे जो रेबल्स हैं उनको डायलॉग की दावत दी, उनको वहां पे बुलाया? अगर फोर्सेस को यूज करने की बजाय जो है इंडिया एक नेगोशिएशन की टेबल पे आता, उनके साथ नेगोशिएट करता, डायलॉग्स करता, तो क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता था? क्या इंडिया के कहने पर एक दफा पहले JKLF ने अपने हथियार नहीं डाले? ये सारी चीजें तो ये तो पास में हो चुकी हैं। तो फिर कैसे आप समझते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे निकलेगा? डेमोक्रेसी थी, महबूबा मुफ्ती थी, ठीक है, उसको ही पॉलिटिकल सेटअप या डेमोक्रेसी कहते हैं ना। उसके बाद आप देखें अब्दुल्ला साहब की वो जो फैमिली वो चलती आ रही है, मुफ्ती साहिबान की फैमिली चलती आ रही है, आजाद साहब जो है वो रहे वहां पे। तो आप मुझे बताएं, हमेशा महबूबा मुफ्ती साहिबा को उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके यूं फेंक दिया और गवर्नर रूल ला के लगा दिया। डेमोक्रेसी तो इंडिया खुद नहीं चाहता वहां पे वैली के अंदर। तो हम अगर कोशिश करेंगे भी, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी इंडिया के हाथ में, तो आप कहां से उसके ऊपर डेमोक्रेसी लेकर आएंगे? मैं जवाब दे सकता हूँ। जी। देखिए, आप सेकंड देखिए, एक हर एक की एक एवोल्यूशनरी चीज होती है, एक जो होती है ना, अगर आप अपने कौम को ठीक करना चाहते हो, उसके कुछ तबकात होते हैं, स्टेप वाइज मामला होते हैं। आप पहली चीज ये समझ लीजिए, आपने पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कुछ, क्योंकि मैं बोलने नहीं आया हूँ कि वो क्या करते हैं, हमारे जवान मरते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आई एम टेलिंग यू डिफरेंट थिंग। मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारी कौम क्या कर रही है, इंट्रोस्पेक्शन वो कर लीजिए ना, मुझे समझा दीजिए। मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ कि पहले हमें क्या करना चाहिए। आप इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दीजिए अभी, वो तो सेकंड स्टेप की बात है। मैं आपको पहली स्टेप की बात बता रहा हूँ। पहली स्टेप ये है कि जब एक कौम पे कोई कौम तसल्लुत हो जाती है, मैडम समझ लीजिए,
आपका जवाब दे रहा हूं, एक कौम पे दूसरी कौम तसल्लुत हो जाती है, तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस चीज को ले जाएंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस चीज को कैसे हल करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक इंपॉर्टेंट मैसेज आई, अम्रुहुम व शूरा बैनहुम, यानी कि जब भी आपको कोई चीज ठीक करनी हो या आपको कोई मतलब तसल्लुत कोई कौम हो गई हो, आप म्यूचुअल कंसल्टेशन कर लीजिए। आप समझ रहे हैं ना? तो वो म्यूचुअल कंसल्टेशन हमने कभी आज तक की ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बोल रहे हैं कि रेबल्स के साथ बात करें, तो ये म्यूचुअल कंसल्टेशन हमारी 1870 से हो गई है कि कश्मीर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, इसमें कोई भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं आ सकता है, उसको हाईजैक नहीं कर सकता, और ये बोलते ये पॉलिटिकल इशू हमेशा रहेगा, और हमारे असलाफ ने यही कायम किया है कि इसको पॉलिटिकली, इवन आपके हुर्रियत वाले भी इसको पॉलिटिकल समझते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट समझते हैं। तो इसको छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हजरत सुमैया को उसके शर्मगाह में बुरछा लगा के मारा जाता है, हजरत यासिर को मारा जाता है, क्या वो हाथ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हम उनका स्टेट नहीं बना था उस वक्त। स्टेट तब बना जब वो मदीना आए और वहां से एक मुनज़्ज़म तरीके से शूरा बना के उठे और उसके बाद कुफार मक्का से बात की। हमारा पहला स्टेज ही खराब है, क्योंकि हमने अभी तक कोई शूरा बनाई नहीं। मुझे फॉर गॉड सेक मुझे बताइए, आज तक जिनको आप हुर्रियत को नुमाइंदा समझते हैं, मुझे बताइए उनको किसने चुना? आपसे सवाल है, उनको किसने चुना? का कोई शूरा आज तक बैठी जिन्होंने उनको कहा कि भाई आप भी आ जाओ? क्योंकि अम्रुहुम व शूरा बैनहुम का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आपको नुमाइंदे चुनने होंगे तो शूरा बनाओ पहले। मुझे बताइए ये कैसे शूरा बनेगी? अगर आप कह रहे हैं कि हम लोगों को, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ अपने लोकल लेवल पर जो है डायलॉग्स नहीं होते, यानी हमारी अपनी लाइक मैं खुद भी समझती हूँ, इस पे मैं एक दफा पहले भी एक प्रोग्राम में बात कर चुकी हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको, और जो हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, इनको आपस में बैठकर बात करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपस में उनके विचार नहीं मिलते हैं या बात नहीं बनती है, बात करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको करना चाहिए। अभी आज इस पॉइंट पर एटलीस्ट उनको आपस में करना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो भी हैं वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं, इंडिया के साथ रहना चाहती हैं, बट शी इज अ कश्मीरी, नो वन कैन डिनाई। उमर अब्दुल्ला साहब की जो फैमिली, अब्दुल्ला साहब की फैमिली है, वो इंडिया के साथ रहना इल्हाक चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, बट नो वन कैन डिनाई दे आर जो है वो कश्मीरी हैं। तो हमें आपस में बैठकर हमारी जो लीडरशिप है उनको भी जो है अपने अब दर और दरवाजे खोलने की जरूरत है, उनको बात करने। मुझे बताइए खुदा के लिए, अगर आप JRL को अपना नुमाइंदा समझती है, JRL को अपना नुमाइंदा समझती है, गिलानी साहब अल्लाह उनको हिफाजत करे, गिलानी साहब ने परसों सहराई साहब को अपना प्रेसिडेंट बनाया, हमारा उम्मीदवार बनाया। मुझे बताइए, गिलानी साहब को भी पता है अब ये प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, उनके शूरा से हिसाब से। वो तो कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते, उनका तो उन्होंने तो हमारी दिलों पे छाप डाली है गिलानी साहब, क्योंकि वो बिकने वाला आदमी नहीं है। मुझे बताइए, मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ एक फर्द की हैसियत से, क्या आपने अपनी कौम को कहा कि मुझे सहराई साहब को चूज करना है? आप पार्टी का इंटरनल इशू होता है, वो उसमें तो मैं नहीं बोल सकती। गिलानी साहब एक एक्सपीरियंस इंसान है, वो मेरे दादा की एज के हैं, तो मैं उनको तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती उनकी पार्टी के हवाले से। लेकिन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अम्रुहुम व शूरा बैनहुम। मैं आपको कुरान बोल रहा हूँ, आप मुझे गिलानी साहब बोल रहे हैं। आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि कुरान के हिसाब से। मैं आपको बोल रहा हूँ म्यूचुअल कंसल्टेशन कौम जब मिलेगी, हमारी जो आबादी है कश्मीर से, आजाद कश्मीर, ये जो पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इस कश्मीर में मिल के बैठे और फिर हम अपने नुमाइंदे चुने, वही नुमाइंदे आके फिर इंडिया पाकिस्तान से बात करें। आपने पहला स्टेज ही खत्म कर दिया, आपने पहले स्टेज में ही हमको बिठा दिया कि अपने आप नुमाइंदे बना रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको अब हमें उनको थ्रो आउट करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ खरूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरूज के जहां तक मैं आपकी बात से एग्री हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे रेबल्स है, उनको मिल बैठने की जरूरत है। हमारे ये जो हमारे
मेनस्ट्रीम के लोग हैं उनको आपस में मिल बैठने की जरूरत है, क्योंकि ये वतन है, लोग उन्हीं का, ये लोग उन्हीं के ऊपर रूल कर रहे हैं। जी मैं पहले बात खत्म करूँ, यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन आगे जो आप जो बाकी स्टेप्स बता रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं कि वो सहराई साहब को वो करना, वो उनका अपना इंटरनल इशू है, वो उनकी पार्टी का है। देखिए मुझे वापस जवाब देने दीजिए इसका, ताकि हम एकेडमी के लिए बात करें। पहली बात सहराई साहब की उठी, अल्लाह उनको हिफाजत में रखे अच्छी तरह से, उनकी पार्टी की बात है ना ये। मैं कह रहा हूँ आपको कुरान क्या कहता है, मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हुर्रियत वाले भी ये समझते हैं कि वो नुमाइंदे हैं, वो दुनिया को बोल दे, कश्मीरी 1,40,00,000 लोग हैं, उनको बोल दे कि हम चुनने वाले हैं इस आदमी को। अगर चुनना अपने आप को लीडर बनाना वही था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलती कहाँ पर हो रही है? गलती यहाँ पर हो रही है, हमारे पास तीन नजरियात के लोग हैं, ठीक है। एक नजरियात साहब को जो है गिलानी साहब या मीरवाइज उमर फारूक साहब वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। एक नजरिया जो है उनको यासीन मलिक साहब कर रहे हैं, यानी एक इल्हाक अगर चाहता है, ठीक है, इल्हाक पाकिस्तान चाहता है, दूसरा अगर जो है खुद मुख्तारी चाहता है, जो अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज में से वो देखें वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इन सब के ऊपर एक लीडर होना चाहिए जो इन सब को इकट्ठा करके चलता, वो चीज हमारे यहाँ मिसिंग है। देखिए आप जो ने 3 नैरेटिव बोले कि हमारे यहाँ 3 पॉलिटिकल नैरेटिव है, मुझे बताइए ये पॉलिटिकल नैरेटिव पहले प्रूव तो करें। अब देख लीजिए, मैं आपको एक बात बताना, आपने रेबल्स की बात उठाई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीकाकार दिखाया, अमरुहुम व शूरा बैनहुम के तहत उन्होंने कहा जब आपके ऊपर कोई मुसल्लत हो, फिर अब इस मुसल्लत वाली कौम के खिलाफ हमें डिफेंस में रहना है, ऑफेंस में रहना है। ये छोटा बच्चा रिफत वानी बैठ के और मैं यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकते डिसाइड इसके खिलाफ क्या किया जाए। इट विल बी ऑफेंसिव टैक्टिक्स और डिफेंसिव टैक्टिक्स। ये कौन करेगा? ये कुरान पेश कर रहा है कि आपको म्यूचुअली देखना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं यहाँ म्यूचुअल एक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए उनके ऊपर एक बंदा और जो सालसी का किरदार अदा करे वो होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, तो वो म्यूचुअली हमारे यहाँ मिसिंग है। गिलानी बहुत अच्छे से इसको लीड कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है मुझे लगता है लेक है। यहाँ हम असल में गिलानी साहब पे बात नहीं कर रहे हैं ना, किसी हम बात कर रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि गिलानी साहब हो या कोई और साहब हो, हमें यहाँ पर उन पे हम शख्सियात पे बात नहीं कर रहे। अल्लाह उनको हिफाजत करे, हम शख्सियात पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल तो नहीं है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गलती ना करे। मैं कह रहा हूँ कौम कैसे बनती है? कौम ऐसे बनती है जब वो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए अलाउड करे लोगों को। मैं कह रहा हूँ यही लोग जो है, यही लोग पहले अपने आप को हमें इनके खिलाफ खरूज नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ खरूज नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है, अगर इसी को खत्म किया जाए तो ज्यादा कैओस बढ़ जाएगा। इस बेहतर है हम इनको ही स्ट्रेंथन करें। किस तरह से स्ट्रेंथन करें? इनको कहे देखिए भाई आपने जो ये उसूल बनाए हैं, हम इसको कुरान का उसूल रिप्लेस करेंगे। वो कैसे? अब आप म्यूचुअली लीडर्स बनाओ, फिर जाके वो सेकंड स्टेज में बात कर सकते हैं। आप बताइए मुझे खुदा के लिए, आप जहां पर रहते, आप कहां से अभी कहां पर सेटल है? जर्मनी। नहीं, मुझे आजाद कश्मीर की बात कीजिए ना आप। जर्मनी में सेटल हूँ। अच्छा, उससे पहले तो कहीं पर थी ना आजाद कश्मीर में। मुझे बताइए। हाँ। किस आप तो है इस कश्मीर से, मगर उधर तो गई ना मुसीबत की वजह से, मुसीबत की वजह से गए ना। मुझे बताइए आपके वालिद साहब के बारे में बताइए, उनको कौन सुन रहा है आज? क्या वो अहले हल वल अक़द नहीं है? उनको कौन सुन रहा है? गुलवानी साहब को कौन सुन रहा है आजकल? क्योंकि नहीं सुन रहा है, क्योंकि हमारा ऐसी तरबियत है ही नहीं कि ये भी बात कर पाए। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ हमें अपने आप पे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए बनस्बत की। और मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि अगर यही तरीका होता है रेबल करना, ये रेबल करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत तक जिहाद जारी रहेगा, मगर ये जिहाद स्टेट के अंदर रहेगा। ये खुद गुरेला वॉर्स, कोई 2-4 बंदे आ जाए, पार्टी का एक नाम रखे, झंडा रखे, नाम रखे और खत्म, फिर हम गुरेला वॉर करेंगे, ऐसा नहीं है। कौम जिहाद करती है, स्टेट जिहाद करता है, कोई फर्द जिहाद नहीं करता है, 50 लोग जिहाद नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलिए इसका तरीका।
जहाद, अगर ये जहाद नहीं है तो फिर आज तक हमारे बच्चों को क्यों बाहर निकाला जाता रहा? आज तक गिलानी साहब, मीरवाइज साहब, यासीन मलिक साहब या दीगर सलाउद्दीन साहब या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है या मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, उन्होंने अपनी कौम को एजुकेट क्यों नहीं किया? इसके ऊपर आज तक जो है वो एक पेज पर क्यों नहीं आए सब? वो आप सलाउद्दीन साहब से पूछिए, जो परसों उनका 1 महीने पहले स्टेटमेंट आया, ग्रेटर कश्मीर पे भी लिखा था कि देखिए हमारे बच्चों को अब ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कंप्लीट करनी चाहिए। तो फिर जो ये अभी 14 साल का बच्चा जो है शहीद होता है, तो फिर उनको रिक्रूट क्यों किया? देखिए मेरी बात समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर असल में किसी आदमी के बारे में, मैं असल में पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं किसी आदमी के बारे में, क्योंकि कोई आदमी अल्लाह का रसूल नहीं होता। वो आदमी नहीं है, यही लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, जो हमारी तहरीक को चला रहे हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ। अब ये तहरीक, इस तहरीक को, हमारी कौम को क्या चाहिए, ये हम फैसला करेंगे। हमारी जो अहले हल वाला अक़द है, अहले हल वाला अक़द कहते हैं उनको, जो हमारे नुमाइंदे वो पेश करेंगे। कोई बंदा उठ के नहीं उठा सकता गन कि चलो मैं इधर से उठ गया और उधर बैठ गया। तकलीफ बहुत होती है, जो वो कैंसर की बीमारी होती है ना, उसमें कितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ मुझे आज हुई जब मेरे 7 भाई मारे गए पुलवामा में। इतनी कैंसर का दर्द जो होता है ना, उतना होगा, वो आपको भी है, वो आपको भी है, क्योंकि आई नो इट। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हमें पहले इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी है क्या, किस पे मुनहसर है। हमारी आइडियोलॉजी उन्हीं कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पे मुनहसर होनी चाहिए, न कि आमरियत पे, न डिक्टेटरशिप पे, न कि तगल्लुब पे जो खुद बन जाए। मैं कह रहा हूं, आपको जो भी करना है वो कौम फैसला कर सकती है। कौम के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती है कि इस तसल्लुत वाली कौम के साथ किस तरह से डिफेंसिव या ऑफेंसिव हमारी कौम। एक और कहूंगी कि अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप ने अभी रिसेंटली कहा था कि अगर लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं तो लोग हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ये लीडरशिप का सराइद साहब की तरफ से भी आया था, मुझे लगता है कि गिलानी साहब और भाई साहब इनकी तरफ, जेआरएल की तरफ से पूरा आया था कि अगर लोगों के पास सजेशंस हैं, अगर वो समझते हैं उनके पास कोई रोड मैप है, तो वो हमें बताएं। ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। हाँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा फर्द हूँ, गलती हो सकती है। मेरे ख्याल से मेरी वालदा कहती होती थी कि जब अगर तुम कभी वीराने में हो, अगर तुम्हारे साथ कोई मशवरा करने वाला नहीं है तो तुम अपनी छड़ी के साथ मशवरा करो। यानी मशवरा करने की इतनी ज्यादा अहमियत है, करो फिर वही जो तुम्हारा दिल कहता है। बहुत बेहतरीन पूछा, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू आपने ये सवाल पूछा। इससे पता चल जाता है कि एकेडमिकली अल्हम्दुलिल्लाह आप किस तरह से अपनी नुमाइंदगी को पेश कर रही है। मुझे एक चीज बताइए, आपने सवाल पूछा, इन्होंने हमें कहा कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि आप हमें सजेशन दे दीजिए। मुझे बताइए, 1400 साल पहले सजेशन आई हुई है, वो है अम्रुहुम व शूरा बैनहुम। मैं उसी की तफसील में मैंने आपको 1870 से लेके 1987 तक मैंने आपको कहा सब इलेक्शन में आ गए। मुझे बता दीजिए, जमाती इस्लामिया जो है, जमाती इस्लामिया पाकिस्तान में अभी इलेक्शन में डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से इस्लाम लाना चाहती है। जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हराम नहीं होगी, श्रीनगर में कैसे होगी? अब जमाती इस्लामिया इंडिया जो है, इंडिया में लड़ती है इलेक्शन, जब इंडिया में हलाल नहीं हुई हराम, श्रीनगर में कैसे होगी या कश्मीर में कैसे होगी? सेकंड चीज, अब सहराई साहब भी छोटे आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े बुजुर्ग है, अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया है, बनस्बत की वो कौम को कहे कि आप हमें सजेशन दो, वो कहने चाहिए ये कुरान है, इसमें लिखा है अम्रुहुम शूरा बैनहुम। भाइयों, एक जगह मिल जाओ, अपने अपने नुमाइंदे लाओ। ये खाली जमात इस्लामिया वाला ही जेआरएल का बंदा नहीं बन सकता, हर कोई बन सकता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो। अगर इवन महबूबा मुफ्ती को भी लोग आ जाए, उनको बोले कि ये हमारी नुमाइंदा है, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बात जो है, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि ये बात मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ। चूंकि जेआरएल को जो है हमेशा नजरबंद रखा जाता है, तो मेरा ये था कि वो वैली के अंदर जो है अपने छोटे छोटे जो अपने नुमाइंदे हैं उनको खड़ा करे और उनको स्टेट के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचाया जाए, उनकी बात को बाकी हिस्सों को भी जोड़ने की कोशिश की जाए। तो ये उनको करना पड़ेगा, और ये उनको पिछले 30 साल से करना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को वादी तक ही महदूद करके रखा है, और वादी में भी सपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है लोगों का।
का मकसद ये है कि वो अपने ही नुमाइंदे होता है, फिर वो डिक्टेटरशिप होगी। मैं कह रहा हूँ हमारी तो जमहूरी तरीका जो कुरान ने दिया है वही कर लीजिए, लोगों को बोल दीजिए हम तैयार है, हम तरीकेकार जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप आ जाओ, नुमाइंदे चुन लो अपने डिस्ट्रिक्ट से और हमारे पास लाओ और बिठाओ, हम बात करेंगे इसके साथ क्या करना है, तसल्लुत के साथ क्या करना है। अगर हमें तसल्लुत के साथ ऑफेंस उठाना है तो पूरी कौम उठेगी और तसल्लुत के खिलाफ ऑफेंस करेगी। अगर हमें डिफेंसिव जो तरीकाकार है अभी पॉलिटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हम पॉलिटिकली ही करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो भी तो वो क्लियर नहीं करना चाहते ना, वो उनको मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम उनके खिलाफ खरूज नहीं करना चाहते, मगर वक्त आ गया है उनको ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं असल में। आमरीत इस्लाम में नहीं है, आमरीत इस्लाम में नहीं है। जो शरीयत वो कश्मीर में लाना चाहते हैं, अगर हम पहले अपने 6 फुट के बदन पे शरीयत लाएंगे ना, फिर हम पूरी कौम पे ला सकते हैं। कश्मीर इज नॉट एन इस्लामिक इशू, दिस इज एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो 1947 में पंजाब कराची वाले को मिला, बिहारी को मिला, यूपी वाले को मिला, 1947 में वो हक हमें नहीं मिला मैडम। सही। यहाँ पे सोमी खान है, वो कह रही हैं कि नॉट लॉन्ग टिल रिफत वानी विल बी शॉट डेड। रिफत वानी इज अ शिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शिया नहीं हूं, और मैंने जरूर कहा है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसे शुमाइला अनवर साहिबा ने एक सवाल पूछा, मैंने वो सवाल इनसे पूछा, तो मैं जो है यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगी। आप जो है मेरी जात के ऊपर, ये तो एक नजरिया है ना, कोई नजरिया से कोई किसी को जो है वो खा नहीं सकता। मेरी तरह के और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सोच मेरे से मिलती होगी, कुछ की सोच होगी मेरे से नहीं मिलती होगी। तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे को समझने की, जैसे कि मेरे और डॉक्टर साहब के नजरियात आपस में बहुत जगह पे नहीं मिलते, और मैं इनको क्रॉस क्वेश्चन भी कर रही हूँ। ये इंसान, हम इंसान बात करके अपने मसाइल सुलझा सकते हैं, और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो हमारी स्टेट के जो मसाइल है उनसे बढ़कर हमारे नजरियात नहीं हो सकते। हमारे जो लोगों का जो हमारा इंसानी ज़िया हो रहा है, उससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि हमारे नजरियात नहीं हो सकते, उससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती। इनको जवाब देना चाहता हूँ, मुझे 1 सेकंड अलाउ करना चाहेंगे? जी जी। मैडम जो है, इनका नाम क्या आपने पूछा? सोमी खान है मेरे ख्याल से। सोमी खान सिस्टर, मैं आपको बताता चलूं, ये जो कश्मीर का डिस्प्यूट, ये शिया सुन्नी का डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपको पता होना चाहिए, कश्मीर कमेटी जो पहली बार दुनिया में आई, कश्मीर कमेटी, और उसके जो है ऑर्गेनाइजेशनल हेड थे वो मिर्जा बशीरुद्दीन अहमदी थे। शिया की तो बात करो आप, शिया तो हर कोई मुसलमान शिया ऑफ अली ही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहला जो स्कॉलर था जिसने कश्मीर कमेटी खोली, उसका नाम जो था मिर्जा बशीरुद्दीन था, वो अहमदी था। और पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के जो था, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के जो था, वो हिंदू था, जिसने पहली बार डोगराओं को कहा कि अब ये कश्मीर का इशू आपकी सोच के बाहर है कि ये हिंदू का है, मुसलमान का है। प्रेमनाथ बजाज को आप जानती है मैडम? प्रेमनाथ बजाज वही आदमी था। आप आरसी काक को जानती है? आरसी काक, पंडित आरसी काक, वो पहला बंदा था जिसने कहा कि हमें कश्मीर को अलग रहना चाहिए। फिर आप उसको हिंदू मुस्लिम के तराजू में मत डालिए प्लीज, आप अपनी हिस्ट्री देख लीजिए, समझ लीजिए। कश्मीरी पंडित्स का इशू हुआ था, अगर ये कश्मीरी पंडित्स की बात उठी है, तो ये क्या पूरा क्या चक्कर था, और ये क्यों उठा? क्योंकि वो भी ब्लेम किया जाता है, क्योंकि मैं तो तब शायद 1-1.5 साल की थी, 2 साल की थी, मुझे तो नहीं पता कि वाकया कब हुआ है। लेकिन जो ये वाकया है, मैं समझती हूँ कि मैं कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर कश्मीरियों ने किया होता ये वाकया, तो फिर तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तो सारे हमसाये में मिक्स रह रहे थे ना। तो मुझे तो ये हमेशा से जो है, ये एक जो जगमोहन साहब है उनकी सोची समझी एक वो लग रही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व थे लोग, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा हमेशा हमें हमें ब्लेम किया जाता है उसके लिए कि जो पंडितों के साथ, या उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, या जिनको मारा गया, उसके लिए हमेशा पूरी वैली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है कहाँ से शुरू हुई, और इसका जो ये पूरा जो ड्रामा जो स्टेज किया गया था, इसका पस मंजर क्या था?
जी शुक्रिया। आपका ये सेकंड उन्वान है। मैं पहले उन्वान को अब कंक्लूड करूं तकरीबन 20 सेकंड में। मैंने अब ये अपने कौम के आगे जो है एकेडमिकली मैंने पेश किया कि इन दिस एज ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक वे एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी हैव टू ऑप्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो हमारे असलाफ ने कश्मीर को पॉलिटिकल डिस्प्यूट समझा था, डोंट बिकम, आई रिक्वेस्ट माय यूथ, डोंट बिकम कैनन फॉडर ऑफ ऑक्यूपेशन। हमारे असलाफ ने इसको पॉलिटिकल डिस्प्यूट समझा है, और इसी पॉलिटिकल तहरीक को मुनज़्ज़म कर दीजिए। जो लोग आपके सामने है, चाहे वो हुर्रियत है, चाहे उनको स्ट्रेंथन कीजिए। कुरान और हदीस के हिसाब से वो अभी नहीं चल रही है, तो उनको स्ट्रेंथन कीजिए, और जरूरी नहीं है उनके खिलाफ खरूज करना। सेकंड चीज यही है कि ये मेरी बातें जो है मैंने अपने इल्म, छोटे से इल्म के हिसाब से कही। अगर इसमें भी कोई गलती हो, मैं तैयार हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, पढ़ता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। सेकंड चीज, आपने जो उन्वान उठाया ये ना पंडितों के बारे में, मैं आपको बताता हूँ पंडितों के बारे में। अकॉर्डिंग टू संजय काक साहब, संजय काक एक कश्मीरी पंडित है, उनका कहना है, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो बातें उन्होंने कही जो मैं आपके थ्रू से उनके मुतल्लिक कहना चाहता हूँ। उन्होंने पहली बात ये कही, और मैं महात्मा गांधी जी को पहले लाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी 1947 में, जब 2 अगस्त 1947 में कश्मीर में आए, 1947 2 अगस्त में कैसा माहौल था? पहले हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, पंजाब सिख मुसलमानों को मार रहे थे, और कराची वगैरह जो पंजाब का एरिया है, मुसलमान सिखों और हिंदुओं को मार रहे थे। ऐसा माहौल था, कहीं पर सब जगह बदउनवानी फैली हुई थी। इसी जूरिंग महात्मा गांधी साहब जो है, जिनको आरएसएस ने मारा, वो कश्मीर आ जाते हैं, और वो एक तारीखी एक चीज बोलते हैं अगर मैंने कहीं पर अमन देखा, वो कश्मीर में देखा। उनको कहा गया कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर ओनली 3.5% पंडित है। ये वो वक्त है अगर ये मुसलमान मारना चाहते पंडितों को, 3.5%। आप समझ लीजिए, जम्मू में उस वक्त आरएसएस अकाली दल ने मिलकर 6 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया था, आपको वो पता है। उसी जूरिंग कश्मीर में, जो कश्मीर वैली है, उसमें 3.5 पंडित है। आपके हिसाब से मुसलमान क्या करने चाहिए? कश्मीरी उनको मारने चाहिए? तो गांधी जी कहते हैं नहीं, आई हैव सीन रे ऑफ होप फ्रॉम कश्मीर ओनली। मैंने एक रे देख ली, होप की, उम्मीद की, वो कश्मीर के मुसलमानों में देखी। ये किस तरह से अपने पंडितों को अपने साथ रखते हैं, इनको बचाते हैं। अब 1947 में जब हमें ये जस्टिफाइड था कि गैर मुसलमानों को मारना, तब हमने इनको बचाया, तो 1989 में कैसे मारते? नंबर 1, आपको सवाल आ गया समझ? ये लॉजिकल सा सवाल है। जब 1947 में नहीं मारा गया इनको, तो 89 में कैसे मारेंगे? एग्जैक्टली, जहां पे हर जगह पर दंगा फसाद हुआ, कत्लो गारत हुई, एक्सेप्ट वैली, और जस्टिफाइड किया जाता, और कोई यूनाइटेड नेशन नहीं थी कि जिनको उनको बोले कि आप बंद करो ये मारदाड़। मैं नहीं कह रहा हूँ उस टाइम मुसलमान ही खाली मर, हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मगर मैं कह रहा हूँ गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, पंडितों के बारे में? कहते हैं कि अगर ये मुसलमान नहीं होते तो ये पंडित नहीं होते। यू आर गेटिंग? 89 में अब मसला क्या हो गया? अब देख लीजिए, यही चीज आप अगर इंडियन मीडिया पे देख लेंगे हर जगह। अब संजय काक की बात क्या है? वो कहते हैं कश्मीरी पंडित्स और हॉक्स, पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ आरएसएस। ये पॉन्स है कश्मीरी मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए। इनको कोई ना कोई चीज चाहिए जो दुनिया को बताना, क्योंकि इंडियंस आर वेरी गुड पीपल, आई हैव बीन लिविंग देयर। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो 20 करोड़ मुसलमान अभी वहां पर इंडिया में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वहां के हिंदू अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मगर उनको रेडिकलाइज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के पास। उनके पास दो चीजें, एक तो कश्मीरी पंडित्स है और बाबरी मस्जिद है, और बस यही दो चीजें हैं। मैं कहना चाहता हूं, अब इंडियन पार्लियामेंट का रिपोर्ट आप निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने कश्मीरी पंडित उस टाइम शहीद किए गए, चाहे वो किसी ने भी मारे, वी कंडेम दैट। तो वो कहेंगे 219।
उसी आर्काइव को कहिए, उसी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कहिए कितने मुसलमान उससे पहले मारे गए, वो कहेंगे कि मुसलमान पहले उससे पहले 38,000 मारे गए थे। उसी आपको समझ रहा ना? तो इंडिया पार्लियामेंट ही बता रहा है कि 38,000 मुस्लिम्स एंड 219। अब आप देख लीजिए 38,000 आपने किसी इंडियन चैनल में देख लिया? नहीं बताना चाहते। देखिए, मैं वही कहती हूँ कि जो उस टाइम जो है बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए, लेकिन कभी भी कश्मीरी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया जाता। और अभी मैं अब रीसेंट क्वेश्चन पे आपकी तरफ आ रही हूँ। जो बिपिन रावत जो देते हैं, कल बयान देते हैं कि एवरी स्टोन पेल्टर इज अ टेररिस्ट, ठीक है, दे शुड ट्रीट इट लाइक अ टेररिस्ट। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है ऑन वर्ल्ड वाइड? और अगर एक स्टेट क्लेम करती है कि ये हमारा अटूट अंग है, फिर उसी स्टेट का हेड ऑफ स्टेट जो कि मिलिट्री का हेड है, वो वहां पे इस तरह की बयानबाजी करे, तो वो अपनी फौज को क्या पैगाम देता है कि आज 7 मारे हैं, कल लाखों को मारो, और जो कि डेली बेसिस पे मारे जा रहे हैं। तो ये इंडिया की तरफ से कभी भी झुकाव देखने में नहीं आया, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। आपने देखा, मैं 90 से लेकर अभी तक का अगर मैं गौर करूं अपने पेरेंट्स की, अगर मैं बातें अगर मैं सोचूं, तो वो डर था तब आर्मी का। आज तो तब कोई निकलता नहीं था बाहर, आज तो डरते नहीं है गोली से, बंदूक से। आज तो वो बम इस्तेमाल करते हैं घर उड़ाने के लिए, और लोग जो है, लोगों के अंदर से डर खत्म कर दिया इन्होंने। अब वही बच्चा जिसके लिए कल उसका बाप दूध लेने के लिए बाहर निकला था, और वहां उसकी लाश पहुंचती है, 3 महीने का बच्चा, वही 3 महीने का जब बच्चा बड़ा होगा, तो वो इंडिया के लिए क्या इमेज रखेगा अपने दिमाग में? देखिए, ये तो उनको अपने इंडिया में भी बहुत सारे फिलोसोफर्स है, जिस तरह से एक्स रॉ प्रेसिडेंट है एएस दुल्लत साहब, उन्होंने तो उनको सीधे कह दिया कि कश्मीर इज पॉलिटिकल डिस्प्यूट। अगर आप जितना आप इसको डोवन डॉक्ट्रिन यानी कि मिलिटराइज्ड तरीके से हल करना चाहोगे, ये हल नहीं होगा। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में ऐसी सेक्युलर वॉइसेस नहीं है जो इस तरीके से खिलाफ नहीं है। ऐसी सेक्युलर वॉइसेस है जो इसके खिलाफ है, मगर बहरहाल हमें तो पहले ये तो इट्स फॉर नोन कि हम इसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं। असल में वी आर बीइंग सप्रेस्ड। हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? हम तो यही कहेंगे, हमें अपने आप की जो है पहले इंट्रोस्पेक्शन, पहले अपने आप को तो देख ले। हमने पुलवामा में मुसीबतें देख ली, साथ मेरे जिगर 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 मारे गए वहां पर, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करेंगे? 3 दिन का मातम करेंगे, चौथे दिन उनका नाम भी भूल जाएंगे और सेकंड मसाक के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरह से यही मुसीबत, जी, इस तरह से हमें कहिए खुदा के लिए, क्या यही तरीका? इंडिया ने आजादी नहीं पाई ब्रिटिश से क्योंकि इंडिया खिलाफ था, वो उन्होंने हाथ में गन उठाया था, या महात्मा गांधी ने उनको कोई हेल्प किया? नहीं। ब्रिटिश की इकोनॉमिकल प्रोसेस खत्म हो गई थी, उनकी वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गया, उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई। उन्होंने कहा हमें क्या करना है यहाँ पर ऑलरेडी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का पीरियड और मदीना का पीरियड देखा, मक्का के पीरियड में उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया, वो मक्का का पीरियड हमें अभी आना नहीं आया। कश्मीर में हमने अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं बनाया, कश्मीर में कोई तरीकेकार से मुनज़्ज़म हम इखलाकी तौर मुझे लगता है कहीं पे जो है, जो सबसे बड़ा हर्डल है, दैट इज आवर यूनिटी। ठीक है, हमारे दरमियान यूनिटी। और अनफॉर्चुनेटली मैं तमाम लीडरशिप से, तमाम जितनी भी पार्टीज हैं, उनसे माफी चाहती हूँ। इंस्टेड के आप लोग नई पार्टीज पे पार्टीज बनाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पार्टीज बनी हुई हैं। अगर उन्हीं पार्टीज को आप स्ट्रेंथन करें, वहां पे जो कमियां हैं उनको आप पूरा करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इतने ज्यादा डिवाइड होने के बजाय हम लोग यूनाइट हो सकते हैं। लीडरशिप जो है उसमें जो कमियां हैं उनको एड्रेस करें, उनको ठीक करें, उनको सपोर्ट दें। इंस्टेड के हम जो है, अब अगर हम हुर्रियत की बात करें, हुर्रियत की कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं? JKLF की बात करें तो अबाउ 50 उसकी ब्रांचेस हैं। इसी तरह आप जो है मीरवाइज साहब के उनके देखें, उनके अपने वो चल रहे, मीरवाइज साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। क्या है ये सब? तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें पहले LOC के इस तरफ, LOC के उस तरफ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट का,
हमारे जो इंसानी हुकूक हैं, वो मसाइल स्पेशली अगर वो हल हो सकते हैं तो सबसे पहले हमें उनके ऊपर जोर देना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रेंथन करना है। हम लोग कबीले की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ते हैं कि मैं वानी हूं, तुम खान हो, तुम जो लोन हो, या फलां हो, तुम डोगरा हो, मैं ये हूं। इस बुनियाद पे लड़ते हैं, हम फिरकों की बुनियाद पे आपस में लड़ते हैं, हम मजहब की बुनियाद पे आपस में लड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर कि मेरे हमसाये में आग लगेगी तो वो आग मेरे घर तक भी पहुंचेगी। जिस दिन हम ये बात समझने के लिए तैयार हो जाएंगे या इस बात को समझेंगे, मेरा ख्याल है हमारे आधे मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे। इंस्टेड के हमारी, और डेली मैं देखती हूँ, डेली मुझे इन्विटेशन आ रहा है कि भाई हमने ये पार्टी बनाई है, डेली मुझे जो है ना कोई ना कोई बता रहा होता है आज ये पार्टी का कयाम हुआ है, उनका जो मैनिफेस्टो और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मेरे पास आ रहा होता है। और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि एक जमीन के रहने वाले इतनी तंजीमों में बिगड़े, और रिजल्ट क्या है एट द एंड? रिजल्ट क्या है? जीरो, जीरो। मैं हमेशा उन लोगों के साथ लड़ती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि जो ऑलरेडी पार्टीज बनी हुई हैं या जिन पार्टीज का आप हिस्सा रहे हैं, आप उनमें ही जो चीजें गलत हैं आप उनको ही ठीक क्यों नहीं करते हो? हर एक को वहां पर जो है प्रेसिडेंट और पता नहीं क्या क्या बनना है, उसका उसका हेड बनना है, चेयरपर्सन बनना है, चेयरमैन बनना है। तो ये मुझे मुझे समझ नहीं आती। जब तक एक हम सवाल इस करना गंदगी चाहता से नहीं निकलेंगे, एक सवाल करना गंदगी में चाहता से था नहीं मैं। निकलेंगे, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये पार के कश्मीर के बारे में मैं एक और सवाल करना चाहता था, क्योंकि मेरे भाई वहां पर भी है ना, पार में भी। मुझे बताइए कितने 8 लाख मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान यूके में है कि नहीं मैम? जी बिल्कुल, 1.1, 1.1, 8 लाख मुसलमान है 1.1 और 3 लाख तक एक्स्ट्रा है कनाडा, अमेरिका वगैरह में, तो 13 लाख कश्मीरी मुसलमान जो है वहां पर। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो आजाद कश्मीर या पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो लोग हैं अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं या नुमाइंदे समझते हैं, मुझे बताइए 8-13 लाख मुसलमान कितना प्रेशर पॉइंट करा सकते थे इस कश्मीर के बारे में? क्योंकि असल में उनको भी वो भी अपनी तरीके से काम करते हैं। उनको जो है, उन्होंने असल में कश्मीर को एंटी पाकिस्तान, एंटी इंडिया, प्रो आजादी, अगेंस्ट आजादी, मुझे बताइए ये फैसला कौन करेगा? उन्होंने पहले ही लिख के लिया है कि अब मैं तो उनको ये भी बोलता हूं कि उनकी वजह से 8 लाख जो 13 लाख कश्मीरी जो है एनआरकेज कनाडा और यूके में, उन्होंने उनको गलत नैरेटिव पेश किया और वही उनको पीछे रखते हैं कश्मीरियों को सपोर्ट करने के लिए। ये आप समझ लीजिए, ये मसला जो है, हमें आजादी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरे ऊपर अमेरिका ना आ जाए, वही हुकूमत करे। आप कौन होती है? आप हो है कोई? आप चाहती है मुझे आजादी चाहिए, कोई चाहता है मुझे इंडिया के साथ इल्हाक करना है। हर एक का हक है। मैं कहता हूं जो पार वाले मुसलमान हैं जो यूके में है, उनको ये करना चाहिए बनस्बत कि वो लोगों को कहे कि हम एंटी पाकिस्तान है, हम एंटी इंडिया है, उनको ये बोलना चाहिए पहले एक जगह हम बैठे शूरा बनाए और वही शूरा पेश करेगी, बनस्बत की पहले ही वो बोलते हैं कि नहीं जी हमें वो करना है, ये करना है। तो आपकी वसातत से मैं उन तक भी ये पहुंचाना चाहता हूं बात की मेहरबानी करके ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट बनने से पहले ये कि हमें अब हमें हेल्प। जो ना वर्कर बनने की जरूरत है। अब हमें ठीक है ना? वर्कर बनने की और सोचने की जरूरत क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी हमारे साथ बातें की हैं। और इख्तिलाफ था, है और रहेगा, और इख्तिलाफ होना बड़ी हेल्दी चीज है, क्योंकि जब हम इख्तिलाफ चाहिए बिल्कुल तभी। यहाँ पे एक भाई ने सवाल पूछा है कि आप किसको अपना लीडर मानते हैं? जितने भी लीडर हैं मैं सबको लीडर मानती हूँ, सब हमारे अपने हैं, सबको मैं जो है लीडर मानती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, मैं हर एक को फॉलो करती हूँ। जहां पर किसी की मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कमी है, तो वहां पे मैं उनके ऊपर बात भी करती हूँ। मैं लास्ट मैसेज जो है अपनी लीडरशिप को देना चाहूंगी कि इंस्टेड के हम जो है इल्हाक के या आजादी के या जो भी है हमारी स्टेट में, जो भी नरेटिव है, जो भी हमारी थॉट है, या जो भी हमारी सोच है, उसको छोड़ के मेरा ख्याल है अगर हम एक तहरीक को जो है अपनी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक बनाएं और अपने राइट की डिमांड करें, सिर्फ इस हद तक हम अपने आप को रखें,
और उस जेन्युइन चीज को जो है, यानी उसमें राइट जो है, वोट देने का राइट जो है एक इलाकी को भी मिलेगा, खुद मुख्तारी को भी मिलेगा। एक जो चाइना के साथ अगर कोई एरिया रहना चाहता है तो उसको भी मिलेगा, और जो एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अपनी स्टेट बनाना चाहता है उनको भी मिलेगा। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, सही है। अपना फैसला करने का हक मिलेगा। हमारी तहरीक जो है या पाकिस्तान के हक में है कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक की, या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की, या जो है एक खुद मुख्तारी की, तो हम सबको जो है एक होकर चलना होगा। हमें वो हक लेना होगा जो हक हमें हक देगा कि हम अपने हक का फैसला कर सके। बस ये इम्पोर्टेंट बात है जी। इस हक के लिए हम सब लोगों को आज अगर हम आपस में लड़ेंगे, तो आप मुझे बताइए कि जिस दिन हमें वो हक मिल जाता है, तो उस दिन तो हम वही कत्लो गारत करेंगे जो कि 1947 में हम देख चुके हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने अलग होते हुए कैसी की है। इसी तरह जो जब बांग्लादेश जो है अलग हुआ, उन लोगों का आपस में कितना खून खराबा हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें आपस में उस पॉइंट पर जाकर लड़ने से बेहतर है कि आज हम अपनी जो किबले हैं उसको दुरुस्त करें। हर इंसान आजादी दो, हर इंसान को आजादी दो। अगर कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, ये उसका हक है, वो उसकी सोच है। हम खुद अभी गुलाम हैं, हम किसी की आजादी कैसे छीन सकते हैं? कोई हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है, कोई आजाद रहना चाहता है। हर एक इंसान को हक दो अपनी जात का, अपनी जिंदगी का फैसला करने का। रब ने, अल्लाह ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है, हर इंसान को आजाद रहने का हक है। आप कोई नहीं है किसी से आजादी छीनने वाले, मैं कोई नहीं हूं किसी से आजादी छीनने वाली। हम सब एक मिट्टी के रहने वाले हैं। ये मिट्टी याद रखिएगा, ये यहीं पर रहेगी, आप और मैं इसके अंदर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, देखने के लिए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। तमाम माओं से आज मैं अपील करती हूँ, तमाम बच्चों से मैं आज अपील करती हूँ, तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से मैं आज अपील करती हूँ कि हम हमेशा हमेशा खुद नुकसान में जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। एक भाई को मैं कहूंगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स की जो है खिदमत करोगे, वो भी किसी जहाज से कम नहीं है। अगर आप अपने एक बाप से कहूंगी, अगर आप अपने बच्चों को रोटी ला के दे रहे हो, तो रब ने उसको भी जहाज का नाम दिया है। एक बच्चे से कि अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, तो परवरदिगार उसमें भी तुम्हारे लिए जहाज रखा है, बराबर का अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो उस पर मौका दिया है। तो खुश रहें, आबाद रहें, और जिन लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं कल, उनके साथ मेरी दुआएं, हमदर्दियां उनके साथ हैं। और आखिर में अपने भाइयों के लिए एक पैगाम कि एनकाउंटर साइट्स पे मत जाओ, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर चुके हैं। कल को हमारी माओ बहनों की इज्जतें बचाने वाला कोई नहीं होगा जब आप मुहाफिज हमारे सरों पर नहीं रहोगे। खुश रहो, आबाद रहो, हमें भी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।